अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर के अंदर पहले अपन बात करेंगे कार्य के बारे में। अगर अपने को किसी वस्तु के ऊपर कार्य करना है तो किसी भी वस्तु पर कार्य करने के लिए सबसे पहले अपने को उसके ऊपर एक बल आरोपित करना पड़ता है। जो बल अपन ने वस्तु पर आरोपित किया है वो या तो नियत होगा या फिर वो बल F जो होगा वो परिवर्तित होगा। कार्य ज्ञात करने के यहाँ पर अपन 3 केसेस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट में अपन F को नियत रखेंगे, केस सेकंड में अपन F को परिवर्तित रखेंगे और केस थर्ड में अपन F और X यानी कि बल और विस्थापन दोनों के मध्य ग्राफ की बात करेंगे। चलिए केस फर्स्ट, यदि वस्तु के ऊपर लगाया गया बल F बराबर नियत हो तो इस स्थिति में हम कार्य ज्ञात करने का फॉर्मूला यूज करेंगे W बराबर F डॉट D, या फिर इसको हम लिख सकते हैं W बराबर F D कोस थीटा। यहाँ पर अगर अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जो थीटा है F और D के मध्य का कोण अगर वो 90 डिग्री से कम हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जो कार्य आएगा वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव आएगा। यदि थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए किया गया कार्य भी क्या होगा, ऋणात्मक। और यदि थीटा का मान 90 डिग्री ही हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो कोस 90 का मान 0 हो जाता है। उस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डब्ल्यू का आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट केस सेकंड, यदि हमारे द्वारा लगाया गया बल F परिवर्तित हो रहा हो तो जो F का परिवर्तन होगा या तो वो X के साथ होगा या वो Y के साथ होगा या फिर वो Z के साथ परिवर्तित होगा। तो परिवर्तित होने की स्थिति में हम W का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, W बराबर इंटीग्रेशन Fx dx कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन Fy dy कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन Fz dz कोस थीटा। यदि इस स्थिति में किसी क्वेश्चन में थीटा का मान नहीं दिया हुआ हो तो वहां थीटा का मान हमें 0 डिग्री लेना है और कोस 0 का मान 1 होता है। चलिए इसके बारे में आगे और बात कर लेंगे। नेक्स्ट केस थर्ड, यदि हमें F और X यानी कि बल और X यहाँ पर विस्थापन ही है, बल और विस्थापन दोनों के मध्य वक्र दिया गया हो तो उस स्थिति में कार्य ज्ञात करने के लिए हम उस वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 3 केसेस हैं जिसके द्वारा हम किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर रहे हैं और मैं आपको पहले बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पहली केस यानी कि W बराबर FD कोस थीटा वाले फॉर्मूले से संबंधित है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारे पास में 8 किलोग्राम द्रव्यमान का ब्लॉक रखा गया है। इस ब्लॉक के ऊपर क्षैतिज के साथ में 53 डिग्री कोण के ऊपर हमने एक बाह्य बल लगाया है, कितना, 60 न्यूटन। इस बल के कारण ये ब्लॉक यहाँ से आगे खिसकता है और ये 5 मीटर आगे विस्थापित हो जाता है। तो हमें 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 4 कार्य ज्ञात करने हैं। कौन कौन से, इस बाह्य बल F बराबर 60 न्यूटन के द्वारा किया गया कार्य, ये हमारा बाह्य बल है। अच्छा, दूसरी चीज गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ mg बराबर 80 न्यूटन लगेगा। 8 किलोग्राम द्रव्यमान का ब्लॉक है तो इसकी वजह से किया गया कार्य ज्ञात करना है। प्रतिक्रियात्मक बल R द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। और यदि ये ब्लॉक जो है वो आगे जा रहा है तो इसको रोकने के लिए पीछे की तरफ घर्षण बल लगता है जिसका मान F मैक्सिमम बराबर क्या होता है, म्यू R। अगर अपन इसको सोल्व करें, म्यू का मान 0.2 है और आर का मान सोल्व करके इसका आंसर निकाले तो इसका आंसर आता है 32 न्यूटन। तो आपके सामने 4 बल दिख रहे हैं। बाह्य बल F बराबर 60 न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण बल mg बराबर 80 न्यूटन, अभिलंब प्रतिक्रियात्मक बल R और पीछे की तरफ लगने वाला घर्षण बल F मैक्सिमम बराबर 32 न्यूटन। चारों के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे W बराबर FD कोस थीटा। चलिए प्रत्येक के लिए यूज करते हैं। पहले अपन बात कर रहे हैं इस बाह्य बल 60 न्यूटन की, तो W1 इस कार्य को मान लेते हैं अपन। फॉर्मूला अपन ने लगाया W1 बराबर FD कोस थीटा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बाह्य बल के लिए F का मान कितना होगा, 60, D विस्थापन कितना है, 5, और बाह्य बल के लिए बल और विस्थापन दोनों के मध्य का कोण है 53 डिग्री। तो कोस 53 का मान 3/5 होता है। अगर इसको पूरे को अपन सोल्व करें तो आंसर आता है 180 जूल। नेक्स्ट W2 अपन बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल mg द्वारा किए गए कार्य के लिए। तो फॉर्मूला वापस से FD कोस थीटा। F का मान गुरुत्वाकर्षण बल के लिए 80, D का मान वही है कितना, 5। बट अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए थीटा का मान कितना होगा। ये एक क्षैतिज समतल है, गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा है, नीचे, और ब्लॉक का विस्थापन कहाँ हो रहा है, आगे। तो F और D दोनों के मध्य का कोण क्या होगा, 90। और अगर थीटा का मान 90 है तो कोस 90 का मान क्या होता है, 0। तो आंसर आ जाएगा कितना, 0।
नेक्स्ट W3 है अभिलंब प्रतिक्रियात्मक बल R के लिए। यहाँ पे फॉर्मूला W बराबर FD कोष्ठक लगाएंगे, यहाँ पे भी दिमाग लगाइए। ब्लॉक का विस्थापन कहाँ है? आगे, और R कहाँ है? ऊपर। तो दोनों के मध्य का कोण कितना हो गया? 90। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 0। लास्ट एंड फाइनल, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। W4 ये अपन मान रहे हैं किसके लिए? घर्षण बल के लिए। फॉर्मूला वही लगाएंगे, W4 बराबर FD कोस थीटा। अच्छा बेटा, घर्षण बल F का मान कितना है? 32 मीटर। विस्थापन D का मान कितना है? वो ही 5 मीटर। बट इस बार थीटा का मान कितना होगा? घर्षण बल कहां लग रहा है? पीछे की तरफ, और ब्लॉक का विस्थापन कहां हो रहा है? आगे की तरफ। तो बताइए बेटा, थीटा का मान कितना हो गया? 180 डिग्री, और कोस 180 का मान कितना होता है? -1। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -160 जूल। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं। ये भी केस फर्स्ट यानी कि F बराबर नियत से संबंधित ही है। यहाँ पर अपने पास में एक m द्रव्यमान का ब्लॉक है। अच्छा बेटा, अगर हमारे पास में एक m द्रव्यमान का ब्लॉक है तो सबसे पहले उसके ऊपर नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा कितना? F बराबर mg। अब दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, यदि इस ब्लॉक को हम h क्षैतिज तय आगे की ओर विस्थापित करें तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? दूसरे क्वेश्चन में, यदि हम इसको h ऊपर की ओर विस्थापित करें तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? और तीसरी स्थिति में, यदि इसको ऊर्ध्वाधर h नीचे की ओर विस्थापित करें तो किया गया कार्य कितना होगा? हाँ बेटा, तो देखो, यदि हम क्षैतिज तय आगे की तरफ h विस्थापित करते हैं तो किया गया कार्य W बराबर क्या होगा? 0। क्यों बेटा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल mg कहां लग रहा है? नीचे, और यदि क्षैतिज विस्थापन आगे की तरफ है तो थीटा का मान कितना हुआ? 90। सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर कितना आ गया? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम वस्तु को h ऊपर की तरफ विस्थापित करते हैं तो अपना आंसर आता है W बराबर -mgh। ऐसा क्यों? W बराबर अपन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं FD कोस थीटा। मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, देखिए F का मान क्या होगा? mg। विस्थापन कितना है? h। अभी गुरुत्वाकर्षण बल कहां है? नीचे, और विस्थापन कहां हो रहा है? ऊर्ध्वाधर ऊपर। तो बताओ इस स्थिति में थीटा का मान कितना हुआ? 180, और कोस 180 का मान कितना होता है? -1। तो आंसर कितना आ गया? -mgh। तीसरा क्वेश्चन, यदि m द्रव्यमान की वस्तु को अपन h ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लेकर आए तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर +mgh। ये आंसर कैसे आया? वापस से W बराबर अपन फॉर्मूला यूज करेंगे FD कोस थीटा। F की जगह क्या आएगा? mg। D की जगह क्या आ जाएगा? h। तीसरी स्थिति में mg कहां लग रहा है? नीचे की तरफ, और वस्तु को अपन लापी कहां रहे हैं? नीचे की तरफ। तो थीटा का मान कितना हो गया? 0 डिग्री, और कोस 0 का मान कितना होता है? 1। इसलिए आंसर क्या आ गया? mgh। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तीनों आंसर्स अपने को डायरेक्टली याद करने हैं। वापस से सुनिए, यदि m द्रव्यमान की वस्तु को अपन 3 स्थितियों में बात करें, आगे की तरफ या पीछे की तरफ क्षैतिज में विस्थापित करें तो किया गया कार्य कितना होगा? 0, क्योंकि थीटा का मान कितना हो गया? 90। यदि m द्रव्यमान की वस्तु को अपन h ऊपर विस्थापित करें तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? -mgh, क्योंकि वस्तु कहां जा रही है? ऊपर, और गुरुत्वाकर्षण बल कहां है? नीचे। तीसरी स्थिति, यदि m द्रव्यमान की वस्तु को अपन h कहां लाते हैं? नीचे, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? प्लस का mgh। ओके बेटा, ये अपना हो गया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु के ऊपर एक बल लग रहा है F बराबर 4x - 3i कैप प्लस 6y² j कैप प्लस 2z k कैप, और इस बल के प्रभाव में ये वस्तु बिंदु A 1 2 3 से बिंदु B 2 3 4 तक जा रही है। अच्छा बेटा, पहली चीज आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर जो F है क्या वो x, y और z के साथ परिवर्तित हो रहा है क्या? तो यहाँ जो अपन फॉर्मूला यूज करेंगे वो केस सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, अब थोड़ा सा याद करो डायरेक्टली। केस सेकंड में अपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? W बराबर इंटीग्रेशन fx dx कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन fy dy कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन fz dz कोस थीटा। यदि क्वेश्चन में थीटा का मान कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो थीटा का मान अपन कितना लेंगे? 0, और कोस 0 का मान कितना होता है? 1, तो वो कोस थीटा तो हट गया। अब अपन वैल्यू पुट करते हैं W बराबर, वापस सोचना क्या बचा था? इंटीग्रेशन fx की जगह हम लेंगे i कैप के साथ वाला घटक यानी कि 4x - 3, उसके आगे क्या था? dx, और उसके आगे क्या था? कोस थीटा। थीटा का मान ऑलरेडी अपन ने कितना ले लिया? 0, तो कोस 0 का मान कितना हो गया? 1। ओके बेटा, उसके बाद में क्या था? इंटीग्रेशन fy की जगह हम लेंगे j कैप के साथ वाली चीज, तो कितना ले लिया? 6y², और उसके साथ में क्या आ गया? dy। नेक्स्ट fz की जगह हम क्या लेंगे? k कैप के साथ वाली चीज, वो कितनी है? 2z, और साथ में क्या आ गया? dz। ओके बेटा, अब अपन देखते हैं लिमिट। अपन जा रहे हैं a से b,
अच्छा बेटा, तो देखिए x की लिमिट इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 1 और इसका क्या है 2, तो x की लिमिट कहां से कहां आएगी 1 से 2, y की लिमिट कहां से कहां आएगी 2 से 3 और z की लिमिट कहां से कहां आएगी 3 से 4। अब कोई दिक्कत नहीं है, इस इंटीग्रेशन को अपन सोल्व कर लेंगे और सोल्व करेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा W बराबर 56 जूल। ओके बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर भी अपने को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अपने को डायरेक्टली याद करना है। क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। पहले हमारे पास में एक के स्प्रिंग अतंक वाली स्प्रिंग है जो कि अभी सामान्य स्थिति में यानी कि x बराबर 0 पर है। यहाँ दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगर अपन इस स्प्रिंग को x आगे की तरफ विस्थापित कर दें। अच्छा बेटा, सोच के देखो, यदि हम स्प्रिंग को खींचकर कहां ले जाएंगे x आगे, तो स्प्रिंग के द्वारा क्या पीछे की तरफ एक बल लगाया जाएगा क्या, और उसका मान होगा Fs बराबर kx। तो इस स्थिति में स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। दूसरे क्वेश्चन में हम इस स्प्रिंग को सामान्य अवस्था से x कहां संपीड़ित कर रहे हैं, अंदर की तरफ। यदि आप स्प्रिंग को अंदर की तरफ संपीड़ित करोगे तो स्प्रिंग बल कहां लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। इस स्थिति में भी हमें किया गया कार्य ज्ञात करना है। ओके बेटा, पहला क्वेश्चन इस डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, अब पहले आप इस डायग्राम में देखिए कि स्प्रिंग बल Fs बराबर क्या आया है kx। तो क्या ये जो स्प्रिंग बल है वो नियत है या परिवर्तित। वास्तव में ये बल क्या हो रहा है, x के साथ परिवर्तित। तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, केस सेकंड वाला। क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन fx dx cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन fy dy cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन fz dz cos थीटा। पूरा फॉर्मूला ये था। लेकिन यहां fs का मान केवल x के साथ परिवर्तित हो रहा है, y और z नहीं है। तो आगे वाले दो पार्ट्स को छोड़ दो, केवल पहला पार्ट ही यूज करो, x वाला। क्या पार्ट था बेटा, ये था क्या, w बराबर इंटीग्रेशन fx dx cos थीटा। अब ध्यान से देखिए, fx की जगह क्या आ जाएगा हमारा kx स्प्रिंग बल, उसके आगे क्या आ गया dx। अब ध्यान से देखना, थीटा का मान अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो 0 लेते हैं, लेकिन यहां ध्यान से देखो थीटा का मान 0 नहीं है, 180 है। क्यों, यदि आप स्प्रिंग को कहां लेके जा रहे हो, आगे की तरफ, तो स्प्रिंग के ऊपर स्प्रिंग बल कहां लगेगा, पीछे की तरफ। तो बताइए थीटा का मान क्या 180 हो गया क्या, तो कोस 180 का मान कितना होता है -1। तो ये माइनस बाहर आ गया, के भी बाहर आ गया। अच्छा, अंदर क्या बचा, x dx। तो x का समाकलन हो जाएगा x²/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा w बराबर -1/2 kx²। सेकंड क्वेश्चन मैंने सोल्व नहीं किया है, सेकंड क्वेश्चन आप खुद सोल्व करके देखेंगे और सेकंड का आंसर भी यही आना चाहिए। सेकंड को सोल्व करें तो भी आंसर कितना आएगा, -1/2 kx² ही आना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी थीटा का मान क्या होगा, 180 ही होगा। क्यों, सेकंड क्वेश्चन में हम स्प्रिंग को कहां संपीड़ित कर रहे हैं, अंदर की तरफ। तो स्प्रिंग कहां जा रही है, अंदर। जब स्प्रिंग अंदर की तरफ दबाते हैं तो बताइए स्प्रिंग बल कहां लगता है, बाहर की तरफ। तो बताइए स्प्रिंग का विस्थापन अंदर और स्प्रिंग बल कहां लग रहा है, बाहर। तो थीटा का मान अब भी कितना है, 180। कोस 180 का मान कितना होता है, -1। इसलिए आंसर अब भी कितना आएगा, -1/2 kx²। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर अपने को F और x यानी कि बल और विस्थापन के मध्य क्या दिया हुआ है, ग्राफ। मैंने आपको बता दिया कि अगर F और x के मध्य अपने को ग्राफ दिया हुआ होगा तो ये क्वेश्चन किससे संबंधित होगा, केस थर्ड से। और केस थर्ड में हम किया गया कार्य कैसे ज्ञात करते हैं, F और x के मध्य जो ग्राफ दे रखा है उसका क्या ज्ञात कर ले, क्षेत्रफल। तो यहां पर देखिए अपन इसके 3 भाग बना लिए, ये त्रिभुज बन गया, इसका क्षेत्रफल मान लो a1 और a1 का मान 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से सोल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 10। नेक्स्ट ये a2 एक आयत बन रहा है, इसका क्षेत्रफल सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 60। और a3 वापस एक त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 20। अच्छा, तो बताओ किया गया टोटल कार्य कितना होगा, w बराबर, सभी क्षेत्रफलों को जोड़ लो, लेकिन ध्यान दो जो क्षेत्रफल x एक्स से ऊपर है उन क्षेत्रफलों को तो किस में लेना है, प्लस में, और जो नीचे है उसको किस में लेना है, माइनस में। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या बनेगा, a1 प्लस a2, ऊपर है तो प्लस में आएंगे, और माइनस नीचे वाला a3। a1 का मान कितना है, 10, a2 का मान कितना है, 60, और a3 का मान कितना है, 20। सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा w बराबर हमारे पास में 40 जूल। ओके बेटा, सुनिए, अपन ने कार्य कंप्लीट पढ़ लिया है। कार्य ज्ञात करने के अपन ने कितने केसेस पढ़ी बेटा, 3। केस फर्स्ट,
जब F का मान नियत हो तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे W बराबर F डॉट D या W बराबर F D कोस थीटा। केस सेकंड, जब परिवर्तित हो रहा हो तो समाकलन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और केस थर्ड, जब F और X के मध्य ग्राफ दे रखा हो तो हम क्षेत्रफल ज्ञात करके आंसर निकाल लेंगे। इससे संबंधित हमने 5 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर अपने को डायरेक्टली याद होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऊर्जा। वास्तव में किसी भी वस्तु या मशीन के द्वारा जो कार्य करने की क्षमता होती है वही अपनी ऊर्जा कहलाती है। ये भी एक प्रकार की अदिश राशि है। इसका मात्रक भी ऐसा ही मात्रक जूल ही होता है और इसका सीजीएस मात्रक अर्ब होता है। सारी चीजें वही है जो कार्य के लिए होती है। चलिए बेटा, मेन चीज अपने को अपने चैप्टर के अंदर जो ऊर्जा पढ़नी है वो वास्तव में 3 प्रकार की ऊर्जा पढ़नी है। कौन कौन सी? पहली अपन पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, दूसरी अपन पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरी अपन पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। ओके बेटा, तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ये अपने फॉर्मूला अपन जानते हैं, K बराबर फॉर्मूला होता है इसका हाफ mv² या फिर उसको हम लिख सकते हैं K बराबर p²/2m। चलिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है और जस्ट अपन ने पिछला टॉपिक पढ़ा कार्य, इन दोनों के मध्य एक संबंध होता है और गतिज ऊर्जा और कार्य के मध्य जो संबंध होता है उसको अपन बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा अपन आगे पढ़ेंगे। अभी अपन गतिज ऊर्जा पर पढ़ ली और पीछे अपन ने क्या पढ़ा था? कार्य। तो इन दोनों टॉपिकों से रिलेटेड बात कर रहे हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय। वास्तव में कार्य ऊर्जा प्रमेय बिल्कुल सिंपल सी चीज है। माना कि हमारे पास में कोई वस्तु है, इस वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी KI। इस वस्तु पर लगने वाले सभी बलों के द्वारा किया गया कुल कार्य जो था वो W टोटल था और माना कि इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा हो गई KF। तो सिंपल सी बात है, कार्य ऊर्जा प्रमेय वास्तव में क्या होती है कि जो किया गया कुल कार्य होता है W टोटल, वो वास्तव में इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात KF माइनस KI के बराबर होता है। चलिए, ये फॉर्मूला पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड अपन 1-2 क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 अपन सोल्व कर रहे हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन है। यहां पर अपने पास में एक 8 किलोग्राम द्रव्यमान का ब्लॉक दिया हुआ है जिसका प्रारंभिक वेग v1 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड है। ये एक घर्षण युक्त सतह के ऊपर आगे गति करता है, लेकिन यहां पर घर्षण बल या घर्षण गुणांक कितना है वो हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। ये ब्लॉक 8 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग से आगे की तरफ गति करता है। थोड़ी देर बाद में ये आगे जाता है तो इसका वेग घट करके हो जाता है 2 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन ये है कि जब ये यहां से लेकर यहां तक गति करता है, इसका विस्थापन भी अपने को नहीं पता है, यहां से लेकर के यहां तक ये गति करता है, तो इस घर्षण बल, अगर ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा तो घर्षण बल कहां लगेगा? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ लगने वाले घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। पहली चीज, यहां अपने को घर्षण बल का मान दिया हुआ नहीं है। घर्षण बल का मान वास्तव में क्या होता है? म्यू आर। ना तो अपने को यहां म्यू दिया हुआ है और ना ही अपने को आर दिया हुआ है। जब अपने को घर्षण बल नहीं दिया हुआ है तो भी घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए हम हमेशा कार्य ऊर्जा प्रमेय का यूज करेंगे। अच्छा बेटा, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है? W टोटल बराबर KF माइनस KI। अब ध्यान से सुनना बेटा, W टोटल का मतलब क्या है? वस्तु पर लगने वाले सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य। अच्छा बेटा, ध्यान दीजिए, यहां वस्तु जब आगे की तरफ गति करेगी तो इसके ऊपर टोटल कितने बल लगेंगे? 3। नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल mg, ऊपर की तरफ प्रतिक्रियात्मक बल r और पीछे की तरफ घर्षण बल स्मॉल f। अच्छा, तो अपन ये मान लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है WG, G का मतलब ग्रेविटेशन, प्रतिक्रियात्मक बल द्वारा किया गया कार्य है WR और माना कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है W स्मॉल f। हमें ये WF ही याद करना है। क्या ये वास्तव में KF माइनस KI के बराबर होगा? अच्छा बेटा, KF का मान क्या होगा? 1/2 mv², अंतिम वेग, तो वो कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा 8 और अंतिम वेग कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1/2 m का मान 8 और प्रारंभिक वेग कितना था? 8, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। ओके बेटा, अब ध्यान दीजिए, WG का मान 0 होगा।
क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा है? नीचे, और ब्लॉक कहाँ चल रहा है? आगे। तो बताओ गुरुत्वाकर्षण बल और ब्लॉक के विस्थापन दोनों के लिए थीटा का मान क्या हो गया? 90। अगर थीटा का मान 90 है तो किया गया कार्य क्या होगा? 0। नेक्स्ट, प्रतिक्रियात्मक बल के द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा? 0, क्योंकि इसके लिए भी थीटा का मान कितना है? 90। नेक्स्ट, WF ये अपने को कैलकुलेट करना है। अच्छा, जब इसको सोल्व करते हैं तो 16 - 256 आंसर आ जाएगा हमारे पास में कितना? -240 जूल। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में 1 ग्राम द्रव्यमान की एक पानी की बूंद है जो कि 1 किलोमीटर ऊंचाई से, ऊंचाई कितनी है बेटा? 1 किलोमीटर, या हम उसको बोल सकते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर ऊंचाई से अपन इसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा है, यू का मान 0 है। जब ये गति करती हुई नीचे आती है तो धरातल पर टकराते समय इसका वेग कितना हो जाता है? 50 मीटर पर सेकंड। जब ये पानी की बूंद नीचे की तरफ गति करती है तो इसके ऊपर 2 बल लगते हैं। पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ mg, और वायु के द्वारा लगाया गया अवरोधी बल जो कि इसको रोकने की कोशिश करता है। तो वायु द्वारा लगाया गया अवरोधी बल माना कि R है जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है। क्वेश्चन ये है कि इस वायु के अवरोधी बल R द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? वापस सुनो, हमें R का मान नहीं पता है। यदि हमें R का मान पता होता और फिर हमने R के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना होता तो हम जो कार्य ज्ञात करने की पहले 3 केसेस पढ़ी थी, केस फर्स्ट नियत बल के लिए, केस सेकंड परिवर्तित बल के लिए और केस थर्ड F और X के मध्य ग्राफ के लिए, उनको सोल्व करके आंसर निकालते हैं। लेकिन यहां हमें R का मान नहीं पता है तो इस स्थिति में किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे? कार्य ऊर्जा प्रमेय। चलिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है? W टोटल बराबर KF - KI। ओके बेटा, इस बार कितने बल हैं? 2। नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल mg और ऊपर की तरफ अवरोधी बल R। ओके बेटा, तो इसको अपन गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य मान लेते हैं WG, अवरोधी बल का कार्य मान लेते हैं WR बराबर KF - KI। अच्छा बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य इस बार 0 नहीं होगा। पिछली बार 0 क्यों हुआ था? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा था और वस्तु का विस्थापन कहां हो रहा था? आगे। तो थीटा का मान क्या हो गया था? 90। इस बार ध्यान से देखो, गुरुत्वाकर्षण बल कहां लग रहा है? नीचे, और वस्तु आ भी कहां रही है? नीचे। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? प्लस का mgh। पहले फॉर्मूला याद करा दिया था मैंने आपको। तो wg की जगह क्या आ गया? mgh प्लस wr हमें ज्ञात करना है बराबर kf, अंतिम कितनी होगी? 1/2 mv²। अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/2 mv² माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/2 mu²। ओके बेटा, अब अपन सारे मान पुट कर लेंगे। अच्छा, m का मान कितना लेंगे? 1 ग्राम या 0.001 किलोग्राम, g का मान 10, h का मान 1000, v का मान 50 और u का मान 0। सारी वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा WR बराबर -8.75 जूल। हाँ, चलिए नेक्स्ट, इसके आगे अपन बात करें। एक मिनट, थोड़ा सा अपन वापस स्टार्टिंग से बात करते हैं। अपने चैप्टर का नाम था कार्य, ऊर्जा और प्रमेय। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कार्य ज्ञात करने के अपन ने 3 मेथड पढ़े, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व किए। उसके बाद अपन पढ़ रहे थे ऊर्जा। मैंने आपको बताया ऊर्जा अपन कितनी प्रकार की पढ़ेंगे? 3 प्रकार की, गतिज ऊर्जा और उससे संबंधित कार्य ऊर्जा प्रमेय, वो अपन ने पहले पढ़ ली। उसके बाद अपने को क्या पढ़नी थी? स्थितिज ऊर्जा, और उसके बाद आगे अपने को क्या पढ़नी है? यांत्रिक ऊर्जा। लेकिन सुनो, यदि हमें स्थितिज ऊर्जा पढ़नी है तो स्थितिज ऊर्जा पढ़ने के लिए पहले हमें संरक्षी बल और असंरक्षी बल के बारे में पता होना चाहिए। बल 2 प्रकार के होते हैं। संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्सेस, शॉर्ट में इसको CF बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है असंरक्षी बल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसको शॉर्ट में NCF बोलते हैं। इसकी सिंपल परिभाषाएं और एग्जांपल्स हैं जो कि आपको ऐसे के ऐसे नोट्स में से याद करने हैं। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, संरक्षी बल के एग्जांपल्स जो हैं वो अच्छे से याद करने, और उसमें भी 2 एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है अभी 11th क्लास में अपने लिए। एक तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल, वो एक प्रकार का संरक्षी बल है, और एक आपका स्प्रिंग बल। इसके अलावा बाकी सारी चीजें थ्योरेटिकल है, वो आपको नोट्स में से डायरेक्टली पढ़नी है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं क्या? स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माना कि हमारे पास में ये कोई वस्तु है और इस वस्तु की वर्तमान स्थिति है
इस वर्तमान स्थिति में माना कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी है U, जो कि हमें ज्ञात करनी है। यदि इसकी वर्तमान स्थिति में स्थितिज ऊर्जा U हमें ज्ञात करनी है तो इसके लिए सबसे पहले हम एक मानक स्थिति अपनी तरफ से मान लेते हैं। या तो क्वेश्चन में मानक स्थिति दी हुई हो या फिर अपन अपनी तरफ से कहीं पर भी मानक स्थिति मान सकते हैं। मानक स्थिति वो होती है जहां स्थितिज ऊर्जा का मान 0 माना जाता है। होता नहीं है, हम अपनी तरफ से मानते हैं कि इस मानक स्थिति में U का मान कितना है 0। अच्छा बेटा, तो वर्तमान स्थिति में तो स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है और मानक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा कितनी है 0। यदि इस वर्तमान स्थिति में अपने को स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब यहां पर जो बल क्षेत्र है या जो बल लग रहा है वो कैसा होना चाहिए, संरक्षी बल क्षेत्र होना चाहिए। तभी अपन स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है, संरक्षी बल क्षेत्र में, केवल संरक्षी बल क्षेत्र की बात है, संरक्षी बल क्षेत्र में किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, इसका मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल किसके बराबर होता है, उस संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य, WCF का मतलब, W का मतलब कार्य और CF का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल, उस संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अभी U फाइनल का मान अपन क्या ले लेते हैं U, और U इनिशियल का मान कितना है 0, तो U माइनस 0 क्या बच गया U, तो U बराबर क्या हो गया माइनस WCF। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और इसकी परिभाषा मैं बना रहा हूं, ध्यान से सुनो। यहां से अपन स्थितिज ऊर्जा U की परिभाषा बनाते हैं और U की परिभाषा हम क्या लिखेंगे, संरक्षी बल क्षेत्र में किसी निकाय की वर्तमान स्थिति में स्थितिज ऊर्जा वास्तव में उस निकाय को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में उस संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। यहां से हम संरक्षी बल क्षेत्र में U का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन लोग 2 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जस्ट मैंने आपको बताया, आप एग्जांपल देख लेना। संरक्षी बल के एग्जांपल क्या क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, स्प्रिंग बल और इसके अलावा भी कई होते हैं, उनसे अपने को बाद में बात करनी है। अभी अपन 2 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित और एक स्प्रिंग बल से संबंधित। अच्छे क्वेश्चन है और दोनों के आंसर्स अपने को डायरेक्टली याद भी करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र है, यहाँ पर ये एक मानक स्थिति है सीधी रेखा के ऊपर, जहां U का मान कितना माना गया है 0। अब 2 क्वेश्चन है, यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु यहां से h ऊपर हो तो वहां इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, और यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु इस मानक स्थिति से h नीचे हो तो वहां इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। चलिए सुनिए, U बराबर क्या होता है माइनस WCF। पहले क्वेश्चन में देखो, और ये WCF क्या होता है, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक जाने में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। ध्यान से समझना, मानक स्थिति ये रही और पहले क्वेश्चन की वर्तमान स्थिति ये रही। तो बताओ यहां से लेकर यहां ऊपर जाने में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, माइनस mgh। पीछे मैंने याद करवाया था, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप वहां देखना। नीचे से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है माइनस mgh, और क्या एक माइनस पहले से है क्या, तो आंसर कितना आ जाएगा U बराबर प्लस का mgh। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में हम मानक स्थिति से h कहाँ है नीचे, तो याद करो मानक स्थिति से या किसी बिंदु से यदि हम h नीचे जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य प्लस का mgh होता है बेटा। तो अगर WCF का मान प्लस का mgh है और उसके आगे माइनस और लग गया तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में माइनस mgh। अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन के आंसर्स अपने को याद करने हैं। यदि कोई वस्तु गुरुत्वीय बल क्षेत्र में मानक स्थिति पर ही हो तब तो U का मान कितना है 0। 3 आंसर याद कर लो, मानक स्थिति पर है तब तो U का मान 0। अगर m द्रव्यमान की वस्तु वहां से h ऊपर है तो स्थितिज ऊर्जा प्लस की mgh, और अगर वहां से h नीचे है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी माइनस की mgh। ओके बेटा, नेक्स्ट, ये तो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित। ऊपर है तो प्लस mgh और नीचे है तो माइनस mgh और मानक स्थिति पर ही है तो 0। 3 आंसर याद कर लो। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, ये है किससे संबंधित, स्प्रिंग बल से संबंधित। हमारे पास में एक स्प्रिंग है जिसकी सामान्य अवस्था में U बराबर कितना दिया हुआ है 0। 2 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमने इसको x आगे खींच दिया तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, और दूसरे क्वेश्चन में हमने इसको x संप्रीत कर दिया तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ओके बेटा, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। U बराबर क्या है माइनस WCF। पीछे देख लेना क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। जब अपन इसको यहां से x आगे विस्तारित करते हैं तो उस स्थिति के अंदर
स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य माइनस का 1/2 kx स्क्वायर होता है। कितना होता है? माइनस का 1/2 kx स्क्वायर, वो होता है स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य। और अगर उसके आगे माइनस और लगेगा तो बताओ u बराबर क्या होगा? 1/2 kx स्क्वायर प्लस का। दूसरे क्वेश्चन में जब हम संपीड़ित करते हैं तो भी स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य माइनस का 1/2 kx स्क्वायर ही होता है। पीछे क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है स्प्रिंग से संबंधित, उसका आंसर देख लेना। और उसमें भी माइनस 1/2 kx स्क्वायर तो स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य है और माइनस और है, तो आंसर कितना आ जाएगा? प्लस का 1/2 kx स्क्वायर। तो सुनिए बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र में 3 आंसर याद करने हैं। मानक स्थिति के लिए u बराबर 0, मानक स्थिति से h ऊपर हो तो प्लस का mgh, और मानक स्थिति से h नीचे हो तो माइनस का mgh। अब मुझे नहीं पता, जो भी आंसर है वो आपको ऐसे कैसे याद करने हैं। स्प्रिंग बल से संबंधित अगर अपन बात करें तो सामान्य स्थिति में u बराबर 0, यदि x विस्तारित करें तो भी u बराबर प्लस का 1/2 kx स्क्वायर, और x संपीड़ित करें तो भी u बराबर प्लस का 1/2 kx स्क्वायर ही होगा। यहां दोनों आंसर सेम है, यहां पर प्लस माइनस चेंज है। हाँ जी, जस्ट पिछले टॉपिक के अंदर अपन ने पढ़ा था ऊर्जा के बारे में। अच्छा बेटा, ऊर्जा जो अपन ने बात करी थी, शुरू में बात करी थी कि 3 प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपने को पढ़ना है। पहले अपन ने पढ़ी गतिज ऊर्जा, उसके बाद अपन ने पढ़ी स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। बिल्कुल सिंपल सी चीज है वास्तव में। यांत्रिक ऊर्जा को अपन ई से डिनोट करते हैं, और ये होती क्या है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग ही क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। चलिए, E बराबर K प्लस U। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, जो कि पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर के अंदर 2 ही टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अपन ने पहले पढ़ा था कार्य ऊर्जा प्रमेय, और दूसरा अपन अब पढ़ रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये दोनों टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि संरक्षी बल क्षेत्र में, केवल संरक्षी बल क्षेत्र में, संरक्षी बल क्षेत्र की बात करें तो अपन बात कर सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र या स्प्रिंग बल क्षेत्र। घर्षण बल, श्यान बल, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? असंरक्षी बल, तो वो वहां पर अवेलेबल नहीं होने चाहिए। केवल क्या होने चाहिए? संरक्षी बल क्षेत्र होना चाहिए। उस स्थिति में 2 स्थितियों की कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा क्या रहती है? बराबर। EI का मतलब है प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा, और EF का मतलब है अंतिम यांत्रिक ऊर्जा। दोनों यांत्रिक ऊर्जाओं का मान हम बराबर कर सकते हैं। चलिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ये थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार कि अपन ने कैपिटल H ऊंचाई से एक m द्रव्यमान के पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा था। U का मान कितना था? 0। जब वो पिंड नीचे आ रहा था तो बीच में एक बिंदु B ऐसा आया जिस बिंदु के ऊपर इस पिंड की गतिज ऊर्जा, KB का मतलब बिंदु B की गतिज ऊर्जा, UB का मतलब बिंदु B की स्थितिज ऊर्जा। बिंदु B के ऊपर यदि इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की 3 गुना हो तो आपको एक तो इस बिंदु B पर इसका वेग ज्ञात करना है, और दूसरा उस समय उसकी धरातल से ऊंचाई x ज्ञात करनी है। तो हमारे पास में 2 ज्ञात राशियां हैं v और x। तो सोल्व करने के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए। 2 समीकरण हम कैसे बनाएंगे? एक समीकरण तो हम जो क्वेश्चन में बात दे रखी थी उसी से बनाएंगे। क्वेश्चन ने खुद कह रखा है कि बिंदु B के ऊपर K का मान यानी कि गतिज ऊर्जा का मान बिंदु B की स्थितिज ऊर्जा U का 3 गुना होना चाहिए। इसका मतलब KB बराबर क्या होना चाहिए? 3UB। ओके, अब ध्यान से देखिए, KB बिंदु B की गतिज ऊर्जा कितनी होगी बेटा? 1/2 mv² बराबर 3 बिंदु B की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? मानक स्थिति। और अभी हम मानक स्थिति इस धरातल को ले रहे हैं, यानी कि धरातल के ऊपर हम स्थितिज ऊर्जा का मान क्या मान रहे हैं? 0। तो मैंने आपको पहले बताया है, 3 आंसर याद कराए थे। यदि कोई वस्तु मानक स्थिति पर है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी 0। यदि वो वहां से h ऊपर है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी mgh, और अगर वो वहां से h नीचे है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी -mgh। ओके बेटा, अभी यहाँ स्थितिज ऊर्जा 0 है, मुझे बिंदु B की बात करनी है। तो बताओ बिंदु B यहाँ से x ऊपर है क्या? तो बिंदु B की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? mgx। ओके बेटा, m से m क्या हो गया? कैंसिल। तो v² बराबर आ गया हमारे पास में 6gx। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट, दूसरा समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर बिंदु A और बिंदु B, इसको मान लेते हैं प्रारंभिक और इसको मान लेते हैं अंतिम, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो बताओ यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार क्या बिंदु A की यांत्रिक ऊर्जा और बिंदु B की यांत्रिक ऊर्जा दोनों बराबर होनी चाहिए? अब थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। बिंदु A की यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? E बराबर K प्लस U। तो बिंदु A की यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी?
बिंदु ए की गतिज ऊर्जा के ए प्लस बिंदु ए की स्थितिज ऊर्जा यू ए बराबर बिंदु बी के लिए के बी प्लस यू बी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, बिंदु ए के लिए गतिज ऊर्जा, बिंदु ए पर वेग कितना है 0, तो बिंदु ए की गतिज ऊर्जा क्या हो गई 0। बिंदु ए की स्थितिज ऊर्जा, बिंदु ए की धरातल से ऊंचाई कितनी है बेटा कैपिटल एच, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हुई एम जी कैपिटल एच। अब आते हैं बिंदु बी पर, बिंदु बी पर इस पिंड का वेग क्या है v, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी 1/2 एम वी स्क्वायर और प्लस बिंदु बी की ऊंचाई कितनी है x, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी एम जी एक्स। एम से एम हमारा क्या हो गया कैंसिल। अब अपन आरएचएस को पहले लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए v² प्लस gx बराबर gh, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 दोनों को सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे किया है मैं आपको बता देता हूं। यहां से v² का मान 6gx यहां रखिए, तो v² की जगह मैंने रखा कितना 6gx बटा में कितना है 2, तो ये बचेगा 3gx और प्लस gx कितना हो गया 4gx। थोड़ा सा रफ में सोल्व करके देख लेना, g से g कैंसिल हो जाएगा और x का मान आ जाएगा h/4। फिर ये x का मान h/4 आप यहां पर समीकरण 1 में रख दो और उसका स्क्वायर रूट कर दो, सोल्व करोगे तो v बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3gh/2। ओके बेटा, तो सबसे मेन चीज है यहां पर क्या यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम अप्लाई करना। ओके बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, थोड़ा सा अच्छे से समझना। ये हमारे पास में एक घर्षण रहित यानी कि स्मूथ प्लेन है। यदि ये घर्षण युक्त होता तो घर्षण बल एक असंरक्षी बल है और असंरक्षी बल क्षेत्र में हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं लगा सकते। क्या कैसा बल क्षेत्र होना चाहिए संरक्षी बल क्षेत्र, तो यहां पर केवल संरक्षी बल क्षेत्र है, घर्षण बल नहीं है। बिंदु ए से हमने इस m द्रव्यमान के पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा, यानी कि u का मान कितना था 0। ये यहां से गति करते हुए यहां पहुंचा, तो बिंदु बी पर आपको इसका वेग ज्ञात करना है। ए की ऊंचाई है 6 मीटर और बिंदु बी की ऊंचाई है 2 मीटर। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां पर हमें यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाना है। यांत्रिक ऊर्जा के अंदर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों आएगी, और स्थितिज ऊर्जा के लिए पहले हमें हमेशा क्या चाहिए होती है मानक स्थिति। तो हम इस पृथ्वी के धरातल को मान लेते हैं क्या मानक स्थिति, और मानक स्थिति का मतलब यहां पर u का मान कितना हो गया 0। चलिए अब अपन बनाते हैं बिंदु ए और बिंदु बी दोनों के मध्य यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं सेम वही। तो ई ए बराबर क्या हो गया ईबी, ई ए को हम क्या लिख सकते हैं के ए प्लस यू ए बराबर ईबी को हम क्या लिख सकते हैं के बी प्लस यू बी। ओके बेटा, पहले बिंदु ए के लिए देखो, बिंदु ए की गतिज ऊर्जा 0 प्लस बिंदु ए की स्थितिज ऊर्जा एम जी, ये ऊंचाई कितनी है h1 बराबर बिंदु बी की, बिंदु बी पर आके इसका वेग क्या हो गया है v, तो बिंदु बी की गतिज ऊर्जा क्या होगी 1/2 mv स्क्वायर प्लस बिंदु बी की स्थितिज ऊर्जा mgh2। m से m हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आप g का मान पुट कर लेना 10, h1 का मान पुट कर लेना 6 और h2 का मान पुट कर लेना 2 मीटर। सोल्व करेंगे तो हमारे पास में v का मान आएगा √80। √80 को अपन लगभग कितना लिख सकते हैं 9 मीटर पर सेकंड के बराबर।